everyone, welcome to Magnet Brains, the only channel where you learn each and every subject from your humanities stream. This is me Saloni Pandey. So chapter number 4 आपकी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी वाली बुक से हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट। एंड इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अब बारी आती है चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द कंटेक्स्ट ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, इसे हम आज के हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में क्या एक चीज हमने पढ़ी थी, बिल्कुल जल्दी से जो है रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि जो सोशोलॉजी है उसका बर्थ होता है 19th सेंचुरी से। ठीक है, और पास्ट में जो है कुछ रिवॉल्यूशन चल रही थी आपकी 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी। यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन चल रही थी जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन सारे प्रोसेसेस की वजह से हमें सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज होता हुआ दिखता है। सोशोलॉजी को लेके ढेर सारे आइडियाज, ढेर सारी आइडियोलॉजीज, थिंकिंग, ये सभी जो है किसने दी? कार्ल मार्क्स ने, एमाइल डर्कीम ने एंड मैक्स वेबर ने, जिनके थॉट्स को हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अब क्योंकि थिंकिंग है, आइडियाज हैं, तो उसके क्रिटिसिज्म भी होंगे। क्रिटिसिज्म है तो फिर हम उसके अंदर चेंजेस भी लेके आते हैं। ठीक है, हमारे आइडियाज में हम चेंजेस भी लेके आते हैं और ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है, जिसकी वजह से सोशोलॉजी डेली इमर्ज हो रहा है। ठीक है, बट जो सोशोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ इन थिंकर्स के आइडियाज से, इनकी आइडियोलॉजी से, इनकी थिंकिंग से ही तो इमर्ज नहीं हुआ है, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस थे जिसके थ्रू हमें सोशोलॉजी इमर्ज होता हुआ दिखता है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द कंटेक्स्ट ऑफ सोशोलॉजी। क्लियर है, सारा कुछ हमने रिकॉल कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं इस न्यू टॉपिक को। सो द मॉडर्न एरा इन यूरोप एंड द कंडीशंस ऑफ मॉडर्निटी दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे वर ब्रॉट अबाउट बाय 3 मेजर प्रोसेसेस। आज हम मॉडर्निटी देखते हैं, मॉडर्न आइडियाज देखते हैं, मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग, मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीजें जो आज हमको बहुत कॉमन लगती है, ठीक है, ये सब हमको बहुत ही नेचुरल लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ ये चीजें तो हैं ही। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, मशीन्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये अर्बन लाइफ, टाउन, सिटीज, बड़े बड़े होटल्स, आपके बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब आपको नॉर्मल लगता है। ये आपको लगता है कि ये चीजें तो ऑब्वियसली हैं ही, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, चाहे यूरोप में मॉडर्न एरा हो, चाहे मॉडर्निटी हो, ये सब 3 मेजर प्रोसेसेस की वजह से ही हुई हैं। क्या ये चीजें पहले होती थी? ऑब्वियसली नहीं होती थी, लेकिन जब से 3 मेजर प्रोसेसेस हमने हमारी सोसाइटी में ऑब्जर्व किए हैं, तब से हमको मॉडर्न लाइफ, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रीडम की बात करें, ठीक है, आपके पास में फ्रीडम है, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं, आपके पास इन सारी चीजों को लेके फ्रीडम है ना। उसके लिए जैसे जस्ट सपोज आप अपने घर में रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको कल को जो है आए और वो जगह खाली करवा दे और फिर आपसे कहे कि नहीं आप यहाँ नहीं रह सकते, आप जाओ, यहाँ से चले जाओ, आप इंडिया से बाहर ही चले जाओ। ठीक है, आप खाना नहीं खा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, ऐसी सारी चीजें नहीं है, क्योंकि ये सब आपके राइट्स भी हैं, आपके पास में फ्रीडम भी है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज आप इन सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, अब ये सारे राइट्स, ये लिबर्टी, ये इक्वालिटी, ये चीजें कहां से आई? बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल रहा है। ठीक है, बहुत सारे पीपल का स्ट्रगल रहा है, जिसकी वजह से आज हम इन राइट्स, इन लिबर्टीज, फ्रीडम, इक्वालिटी, मॉडर्न लाइफ, इन सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। तो वो कौन से प्रोसेसेस थे? सो दीज वर द एनलाइटनमेंट और डॉनिंग ऑफ द एज ऑफ रीजन, the quest for political sovereignty embodied in French Revolution, and the system of mass manufacture inaugurated by Industrial Revolution। ये थे वो 3 प्रोसेसेस जिनकी वजह से आज आप अपने राइट्स को, अपनी लिबर्टी, अपनी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सभी को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे एनलाइटनमेंट, या जिसे हम एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहां पर पॉलिटिकल सोवर्निटी के लिए जो है सारा रिवॉल्यूशन होता है, पॉलिटिकल सोवर्निटी, जहां पर अब हम हमारी गवर्नमेंट को खुद से चूज करने वाले हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ मास मैन्युफैक्चर, जहां पर सारा मैकेनाइजेशन हो गया, मास मैन्युफैक्चरिंग जो है, बम्पर प्रोडक्शन, इन सारी चीजों की बात हम करने लगे, एंड दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इन्हीं सारे प्रोसेसेस को हम एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है मतलब बहुत बार सोशोलॉजी में ही इन सभी को पढ़ा हुआ है। क्या इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपके लिए न्यू हो? क्या आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा? क्या आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन
रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा, क्या आपको एज ऑफ रीजन के बारे में नहीं पढ़ा? मतलब जस्ट सपोज अगर मैं आपसे एज ऑफ रीजन या एनलाइटनमेंट की बात कर रही हूँ तो साइंस आपके मन में जरूर आ ही गया होगा। जिनने भी ये सारी चीजों को पहले पढ़ा हुआ है ध्यान से वो सब हमारे सारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एनलाइटनमेंट जहां रीजन डेवलप हो जाता है, जहां आप फैक्चुअल बेसिस पर बातें करते हो, साइंस डेवलप हो जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये तीनों आइडियल्स जो हैं याद आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जहां मशीन्स, फैक्ट्रीज, अर्बनाइजेशन ये सारी चीजें हमको ध्यान में आती हैं। सो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए न्यू नहीं है इसीलिए हम इनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम इन्हें एक एक बार डिस्कस करेंगे कि एटलीस्ट ये क्या चीजें थी, इनकी वजह से सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ है तो उसके पीछे सारा कुछ क्या बैकग्राउंड रहा है, ये सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। क्लियर है? आया यहाँ तक समझ में? सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं दी एनलाइटनमेंट। अच्छा, ये जो 3 पार्ट्स हैं, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हम अभी इस लेक्चर में एनलाइटनमेंट एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे एंड हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अंडर द कंटेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी ही डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। सो एनलाइटनमेंट during the late 17th and 18th centuries, Western Europe saw the emergence of radically new ways of thinking about the world. Enlightenment कब होता है? 17th 18th centuries के टाइम पे, लेट 17th एंड 18th सेंचुरी के टाइम पे क्या होता है, जो वेस्टर्न यूरोप है, अच्छा ये सारे आइडियल्स यूरोप के ही हैं, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप में हम देखते हैं कि न्यू वेज ऑफ थिंकिंग इमर्ज होने लग जाती है, ठीक है। लोग अलग तरह से सोचते हैं, रेडिकली न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को लेके न्यू आइडियाज जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या? न्यू आइडियाज एंड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। Referred to as the Enlightenment, these new philosophies established the human being at the center of the universe and rational thought as the central feature of the human being, जिसे हम Enlightenment भी कहते हैं, Age of Reason भी कहते हैं, Scientific Revolution भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं Enlightenment को? ये सारी चीजें हम एक जगह समझते हैं, ठीक है। अब Enlightenment जिसे हम एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं, एक बार और, ठीक है, एनलाइटनमेंट, एज ऑफ रीजन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब क्या है इस एक प्रोसेस के अंदर जहां पर हम न्यू वेज ऑफ थिंकिंग या फिर इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज, और यहां पर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इस प्रोसेस या इस फिलॉसफी के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स को हमने यूनिवर्स के बिल्कुल सेंटर में रखा है, ठीक है। जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसमें ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल सेंटर में होंगे, और जो रीजन है, ठीक है, जो भी हमारा रीजन है, दैट इज द सेंट्रल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। रेशनल थॉट इज द सेंट्रल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसको किस तरह से समझ सकते हो आप, ये तो आपको आ गया समझ में, ठीक है। सेकेंडली, just suppose if this is universe, ठीक है, if this is universe then here we have human beings, ठीक है, और human beings का भी एक central feature है, that is rational thought, ठीक है। उनको reason के according thinking करनी है, जो भी चीज़ें बेस्ड ऑन रीजन है, फैक्ट है, जो भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, इन सारी चीज़ों पर हमको थिंकिंग करनी होती है, ठीक है। ये क्या है? ये फिलॉसफी है हमारी एनलाइटनमेंट की। एंड द एबिलिटी टू थिंक रेशनली एंड क्रिटिकली ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग इनटू बोथ द प्रोड्यूसर एंड यूजर ऑफ द नॉलेज। और ये जो हमारी रेशनल थिंकिंग है, जहाँ पर हम जो है सारी चीज़ों को रेशनली अपने रीज़न, अपने विवेक, अपने जो है एक्सपीरियंस, हमारे
जो है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, फैक्ट, इन सारी चीज़ों पर हम थिंकिंग करते हैं। इसकी वजह से, इस रेशनल थिंकिंग की वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो प्रोड्यूसर एंड यूज़र हो चुके हैं नॉलेज के। अब वो नॉलेज को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं क्योंकि न्यू थॉट्स हैं, न्यू थिंकिंग्स हैं, और जो भी न्यू थॉट्स हैं, न्यू थिंकिंग्स हैं, वो उसे यूज़ भी कर रहे हैं। सो दे देमसेल्व्स आर द प्रोड्यूसर एंड यूज़र ऑफ द नॉलेज, द नोइंग सब्जेक्ट। ह्यूमन बीइंग कौन बन गया है? नोइंग सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, क्लियर है? आए यहां तक समझ में? देन on the other hand, only persons who could think and reason could be considered as fully human. Being the handiwork of humans, society was amenable to rational analysis and thus comprehensible to other humans. अब इसी के साथ में जो भी ह्यूमन बीइंग जो है रेशनली सोच सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, रीज़न को यूज़ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसे ही फुल्ली ह्यूमन समझा जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सपोज इफ आई मतलब मैं पर्सन हूँ और मैं रीजन के अकॉर्डिंग चीज़ों को सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ, फैक्ट को समझ सकती हूँ, साइंस क्या है, और जो है सारी चीज़ों में डिफरेंसेस को समझ सकती हूँ, सही गलत और सब कुछ समझ सकती हूँ, तो ही मैं एक फुल्ली ह्यूमन रहूँगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं एक फुल ह्यूमन बीइंग की तरह अपने आप को या सोसाइटी मुझे कंसिडर नहीं करने वाली। तो फुल्ली ह्यूमन कौन है? जो कि थिंक कर सकता है और रीजन कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, फैक्ट्स पर बात कर सकता है, जो सारी चीज़ों मतलब जिसको नॉलेज होगा। ठीक है, नोइंग सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं, दैट ओनली पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज फुल्ली ह्यूमन। और यहाँ पर सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो जो है सारी चीज़ों को रेशनली एनालाइज कर पाए और लोगों को भी इस चीज़ के लिए मतलब जिम्मेदारी सोसाइटी के ऊपर है कि उसके जितने भी ह्यूमंस हैं उसे उन्हें रीजनल मतलब रेशनल पर्सन जो है बनाना है, एंड दस कॉम्प्रहेंसिबल टू अदर ह्यूमंस, और उस सोसाइटी को जो बाकी अदर इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो भी समझ सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर रह कौन रहा है? इस सोसाइटी में ह्यूमंस रहते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो वो ह्यूमंस को रेशनल बनाए, उनके थॉट प्रोसेस को डेवलप करे, उनकी रेशनल थिंकिंग को डेवलप करे, एंड अल्टीमेटली जब सोसाइटी ऐसा करेगी तभी ह्यूमंस जो हैं वो सोसाइटी को बहुत इजीली कॉम्प्रहेंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और इसको मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं सोसाइटी को। तो इस तरह से एनलाइटनमेंट के अंदर ये सारे आइडियाज जो हैं ये प्रिवेल करते हैं। एंड फॉर रीजन टू बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इट वॉज नेसेसरी टू डिस्प्लेस nature, religion and the divine acts of God from the central position they had in earlier ways of understanding the world. अब क्योंकि हम जो है रीजन की बात कर रहे हैं, जैसे हम रीजन की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर रीजन या रेशनल थिंकिंग जहां पर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, जहां हम रीजन की बात करते हैं, विवेक, हमारा विवेक यूज करते हैं, ठीक है, कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, जहां पर आप तर्क वितर्क कर सकते हो किसी भी टॉपिक को लेके। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कोई बात कही और आपने जस्ट उसको मान लिया। आप पूछिए उस पर कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इसके क्या कारण है, सारी चीजों की खोजबीन करिए। जहां पर साइंस डेवलप हो रही है, ठीक है, जहां पर जो है साइंस डेवलप हो रही है, आपकी न्यू वेज ऑफ थिंकिंग है, आपके न्यू आइडियाज हैं, ठीक है, थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? थॉट प्रोसेस जो है दैट इज गेटिंग डेवलप। क्लियर है? सो इस तरह से जो है हम रेशनल थिंकिंग की या रीजन की बात करते हैं और इसीलिए इसे एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। अब एक और चीज कि क्योंकि रीजन जो है अब वो ह्यूमन बीइंग्स का डिफाइनिंग फीचर बन चुका है, अब सारी चीजें इस रीजन से ही होने वाली हैं, ठीक है, ह्यूमन वर्ल्ड में रीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसीलिए अब जो नेचर, रिलीजन, डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड, ये सारी चीजें चल रही थी, अब हमें इन्हें डिस्प्लेस करने की जरूरत है, हमें इनमें चेंजेस लाने की जरूरत है। पहले जब हम वर्ल्ड को समझते थे, पहले जो हमारे तरीके होते थे इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरी यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के, समझने के, वहां हम
रिलीजन क्या है, हमारा नेचर क्या है, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं, या फिर जो है जैसे भगवान की कृपा हो गई, आपका भाग्य हो गया, इन सारी चीज़ों पर हम बिलीव करते थे। लेकिन अब जब से साइंस एंड रीजन डेवलप हुआ है तो अब हमें इन सारी चीज़ों को जो है डिस्प्लेस करने की ज़रूरत है। दिस मीन्स दैट द एनलाइटनमेंट वॉज मेड पॉसिबल बाय एंड इन टर्म हेल्प्ड टू डेवलप attitudes of mind that we refer to today as secular, scientific and humanistic। इसका मतलब क्या है कि एनलाइटनमेंट की वजह से ही ये एक चीज़ पॉसिबल भी हो पाई है और एनलाइटनमेंट ने ही इसमें बहुत हेल्प भी करी है कि जो भी हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारा जो माइंड है, वो सारी चीज़ों को सोच सके, समझ सके और इन सारे एटीट्यूड को, इन सारे हमारे माइंड को डेवलप कर सके। ठीक है, और इसी वजह से जो आइडियाज आज आप पढ़ते हो, जैसे आप सेक्युलर पढ़ोगे, आप साइंटिफिक पढ़ोगे, ह्यूमनिस्टिक पढ़ोगे, है ना। ह्यूमनिस्टिक मतलब जो चीज़ें ह्यूमन ग्राउंड्स पे यानी मानवता के नाते ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। सेक्युलर जहां आप सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, सभी रिलीजन जो हैं आपके लिए इक्वल हो चुके हैं। सो इस तरह की जो आइडियाज़ हैं, इस तरह की जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजीज़ हैं, ये सभी क्यों डेवलप हुई? एनलाइटनमेंट की वजह से। जैसे पहले के समय में, जैसे सपोज अगर हम एग्जाम्पल लें रिलीजन का या एक्ट ऑफ गॉड का, तो पहले ऐसा माना जाता था कि आप भाग्य के भरोसे जो है बैठे रहिए, आपके जो भाग्य में होगा वही आपको मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी लोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, आपको जितना भगवान देना चाहते हैं उतना ही देंगे, भगवान की पूजा करिए, ये सारी चीज़ें करिए। दैट वाज ओके। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही है, लेकिन आप थोड़ा तर्क वितर्क भी तो करिए। कब तक आप स्पिरिचुअल बन के ही घूमते रहोगे, है ना। अंधविश्वास जो है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश यहाँ पर की गई। साइंटिस्ट जो है या फिर साइंस क्या कहती है चीज़ों को लेके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी थॉट हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे पहले के समय में मान लिया जाता था, जैसे ये एक चीज भी होती है, आपने अभी भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो मूर्ति है वो मूर्ति पानी पी रही है। ठीक है, हमने ये चीजें देखी कि कोई भगवान की मूर्ति है, उसको चम्मच से पानी पिला रहे हैं तो वो पानी पी रही है। अब यहाँ हम किसी की ऐसे श्रद्धा को डाउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनका अपना बिलीफ है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब इस पे रिसर्च होती है इन सारी चीजों पे, तो पता चलता है कि क्योंकि वो जो मूर्ति है वो इस मिट्टी से बनी है, मतलब फलानी मिट्टी से बनी है, और उसमें ये सारे जो हैं चीजें मिली हुई हैं, जिससे अगर आप पानी मतलब उसके ऊपर डालेंगे या उसे ऑफर करेंगे तो वो ऑब्वियसली उन सारी चीजों को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह से क्या हुआ, साइंस डेवलप होने लगी, रिसर्च होने लगी चीज़ों को लेके। आपकी अपनी श्रद्धा, आपका अपना विश्वास जो है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको अंधविश्वास नहीं करना है। आपको जो है उन चीज़ों के अंदर क्या साइंस बसी हुई है, इस चीज़ को भी रिसर्च करना होगा। आपको फैक्ट्स पे बात करनी होगी, आपको तर्क वितर्क करना होगा। इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है वेस्टर्न यूरोप में। ये न्यू आइडियाज़, ये न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, जिसे हम एनलाइटनमेंट कह रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से जो है आपके मतलब अंदर, आपके जीवन में प्रकाश छा गया और आप जो है बिल्कुल ऐसे जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, सो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था रिलीजन को लेके। इसमें हम कहीं भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको अपने रिलीजन को नहीं मानना चाहिए या आपके जो भगवान है वो चमत्कार नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके अपने बिलीव्स हैं। लेकिन एनलाइटनमेंट प्रोसेस के थ्रू क्या कहा जाता है वो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया है। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनलाइटनमेंट, कि एनलाइटनमेंट के होने से किस तरह से जो है सोशियोलॉजी इमर्ज होती है। अब इसको आप सोशियोलॉजी से कैसे जो है मतलब साथ में लेके समझोगे। सो हमने देखा कि न्यू वेज ऑफ थिंकिंग है, न्यू आइडियाज हैं, और ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, जहां पर सारे ह्यूमंस जो हैं साथ में रह रहे हैं। जैसे वेस्टर्न यूरोप की ही बात करें, सो वेस्टर्न यूरोप की जो पूरी सोसाइटी है, यहाँ पर हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये सारे चेंजेस इस सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं। तब तक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ से हमको साइंस, रीजन, इंडिविजुअल के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है एनलाइटनमेंट के अंदर। सारा, जैसे मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्स का जो सेंटर है वो कौन हो गया, ह्यूमन बींग्स ही हो गए। सो यहाँ पर इंडिविजुअल पर जब से फोकस करना हमने स्टार्ट किया, उसकी नीड्स पर, उसकी डिमांड्स पर, उसकी थॉट प्रोसेस पर, उसकी थिंकिंग पर, उसकी मॉडर्न लाइफ पर, तब से जो है ये कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट सोशियोलॉजी से रिलेट करने लग गया। क्लियर है, आया एनलाइटनमेंट समझ में? देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसी में जो है हमारा नेक्स्ट है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंटेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर। अभी हमने एनलाइटनमेंट को डिस्कस किया। देन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो कब हुई थी। सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अनाउंस्ड द अराइवल ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज नेशन स्टेट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन
जो कि पॉलिटिकल सोवर्निटी की बात करती है, नेशन स्टेट्स में भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी। The Declaration of Human Rights asserted the equality of all citizens and questioned the legitimacy of privileges inherited by birth. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, फ्रांस में मोनार्की एस्टैब्लिश्ड होती है, ठीक है। जो मोनार्क हैं, जो किंग हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अपनी जनता का, अपने सिटीजन्स का। जो पीपल हैं वो खुश नहीं है, ठीक है। जिनके पास में पावर है वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जिसके पास में कोई पावर नहीं है, जो सबऑर्डिनेटेड सेक्शंस हैं, जो ऑप्रेस्ड सेक्शंस हैं, वो सभी इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है और अल्टीमेटली रिवॉल्यूशन हो जाती है। इसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी हुई है ना पहले, सो उस डिटेल में ना जाते हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता है, जब रिवॉल्यूशन होती है तो इस एक चीज को अनाउंस किया जाता है कि अब हम पॉलिटिकल सोवर्निटी लाएंगे, हम हमारी गवर्नमेंट को खुद से चूज करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे वो नेशन स्टेट लेवल पर हो। यानी कि हमारे पूरे नेशन स्टेट की भी जो गवर्नमेंट होगी, जो हमारी मतलब पूरी नेशन है, उसकी भी पॉलिटिकल सोवर्निटी होगी, इंडिविजुअल्स की भी पॉलिटिकल सोवर्निटी होगी, वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। यहाँ पर जो मोनार्क है, जो किंग है, वो हमें गाइड नहीं करने वाला है, हमारी अपनी पॉलिटिकल सोवर्निटी है, ठीक है। इन चीजों के लिए आता है ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर, मतलब जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसमें यह कहा जाता है कि सभी सिटीजन्स इक्वल होंगे और साथ ही साथ जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ लोगों के पास में हैं उन्हें भी क्वेश्चन किया जाता है। जब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जैसे कोई नोबल्स हैं, कोई क्लर्गी है, इस तरह से पूरी जो फ्रेंच सोसाइटी है उसको जो है डिस्क्राइब किया जाता था कि फ्रेंच सोसाइटी में जो है कोई नोबल्स रह रहे हैं, कोई क्लर्गी रह रहे हैं। इस तरह से एक क्लास बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी, कोई बहुत रिच थे, कोई बहुत पुअर थे। तो जो जैसे रिच हैं, ठीक है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो उनको बाद में वो पूरी पोजीशन उन्हीं के पास में जाने वाली है। अल्टीमेटली हो ये रहा था कि जो रिच है वो और ज़्यादा रिच होता जा रहा था, जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होता जा रहा था। किसी के पास में बाय बर्थ पावर कैसे हो सकती है, कैसे उसके पास में सारे प्रिविलेजेस हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन किया गया था। तो अल्टीमेटली जो कुछ ही लोगों के पास में पावर है, जो मोनार्की उन्होंने सेटअप करके रखी हुई है, और इसी के साथ में जो पावरफुल है वो और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, इन सारी चीजों को खत्म करना है, सभी सिटीजन्स के लिए इक्वालिटी लेके आनी है एंड हमें पॉलिटिकल सोवर्निटी चाहिए, ठीक है। ये सारी डिमांड्स थी कहां पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, जहां पर द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को मतलब जो है लाया जाता है, जिसमें ये सारी बातें बोली जाती हैं। क्लियर है? It signaled the emancipation of the individual from the oppressive rule of religious and feudal institutions that dominated France before the revolution. इस एक पूरी रिवॉल्यूशन के अंदर हम क्या चाहते थे कि इंडिविजुअल की मतलब इंडिविजुअल के पास में इमेंसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल को भी इक्वालिटी मिले, ठीक है, वो भी अपनी फ्री लाइफ जी सकता है। जो रिलीजन्स थे, मतलब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे और जो फ्यूडल इंस्टीट्यूशंस थे, ये सभी मिलके ढेर सारा ऑपरेशन कर रहे थे, मतलब ऑपरेसिव रूल्स लेके आ रहे थे, किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, जहां पर इंडिविजुअल के पास में किसी भी तरह की कोई भी लिबर्टी, कोई भी इक्वालिटी नहीं होती थी। तो इसीलिए वो इन सारी चीज़ों से इंडिविजुअल्स को फ्री करना चाहते थे। सेकेंडली, द पीजेंट्स, मोस्ट ऑफ होम वर सर्व्स और बॉन्डेड लेबरर्स tied to landed estates owned by members of the aristocracy were freed of their bonds. जो आपके पीजेंट्स थे, जिन्हें मतलब जनरली ये कौन हुआ करते थे, जो बॉन्डेड लेबरर्स थे, बॉन्डेड लेबरर्स जो कि बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे लैंडेड एस्टेट्स पर, ठीक है, जिसके पास में भी ज़मीन होती थी, उनकी ज़मीनों पर जो काम कर रहे थे पीजेंट्स, वो क्या होते थे, इन एरिस्टोक्रेट्स के पूरे दबाव में होते थे, ठीक है। जैसे सपोज ये लैंड है, इस लैंड को जिसने भी ओन करके रखा है वो एरिस्टोक्रेट क्लास से बिलोंग करेगा। कौन सी क्लास से? एरिस्टोक्रेट। और ये एरिस्टोक्रेट जो थे ये बहुत ज़्यादा ऑपरेशन और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे इन पीजेंट्स का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने क्या कहा कि पीजेंट्स को भी फ्री करो इन एरिस्टोक्रेट्स के बॉन्ड से, ठीक है। The numerous taxes paid by the peasants to the feudal lords and to the church were cancelled. इस रिवॉल्यूशन के अंदर जो भी पीजेंट जो हैं वो टैक्सेस पे किया करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स को और चर्च को, उनको कैंसिल कर दिया गया। यानी अल्टीमेटली ये एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और फ्यूडल इंस्टीट्यूशंस ये बहुत डोमिनेटेड रोल प्ले कर रहे थे पहले के समय में, बिफोर रिवॉल्यूशन, और इनके पूरी ऑपरेसिव पॉलिसीज को, इनके एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करने के लिए भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेके आते हैं, जहां पर हम चाह रहे हैं कि पीजेंट जो हैं उनको ये एरिस्टोक्रेट्स जो हैं इनके बॉन्ड से फ्री कर दो।
पीजेंट जो ये ढेर सारे टैक्सेस पे करते हैं लैंडलॉर्ड्स को और चर्च को, उन्हें कैंसिल कर दो। As free citizens of the republic, sovereign individuals were invested with rights and were equal before the law and other institutions of the state. अब क्योंकि हम एक फ्री रिपब्लिक या लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी इनकी बातें कर रहे हैं, तो एज अ फ्री सिटीजन जो भी इंडिविजुअल हैं उसके पास में सभी राइट्स होने चाहिए। सभी इंडिविजुअल जो हैं वो लॉ के सामने इक्वल होना चाहिए, यानी कानून सभी के लिए इक्वल होना चाहिए और कानून के सामने हर एक इंडिविजुअल भी इक्वल होना चाहिए। एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी के लिए सभी सिटीजन जो हैं वो इक्वल रहें। The state had to respect the privacy of the autonomous individual and its laws could not intrude upon the domestic life of the people. जो स्टेट होगा, जो गवर्नमेंट बनेगी, वो हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखे। हर एक इंडिविजुअल जो है वो ऑटोनॉमस है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, उसकी अपनी प्राइवेसी है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसकी उस प्राइवेसी को बने रहने दे और जो भी लॉ है वो ऐसा कोई कानून ना बनाए जिसके तहत आप किसी की प्राइवेसी को, उसकी डोमेस्टिक लाइफ को इंटरप्ट कर रहे हो या फिर उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। ठीक है, और क्या सारी चीजें थी, हम इन सब पॉइंट्स को नोट करते हुए चलते हैं। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो तीनों टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, मतलब एनलाइटनमेंट हमने पढ़ लिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड देन इसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये तीनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से समझना है और पढ़ना है। एनलाइटनमेंट आ गया समझ में। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है कब होती है आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 में, ठीक है, 1789 में जो मोनार्की एस्टैब्लिश्ड थी हम उसको एंड करना चाहते थे, ठीक है, मोनार्की एंड हो और हम क्या एक चीज लेके आए, सो हम पॉलिटिकल सोवर्निटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पॉलिटिकल सोवर्निटी। पॉलिटिकल सोवर्निटी इंडिविजुअल लेवल पर भी एंड नेशन स्टेट लेवल पर भी। क्लियर है? इसी के साथ में हमारी और भी ढेर सारी डिमांड थी। जैसे हमारी क्या डिमांड्स थी कि जो इंडिविजुअल है आप उसको फ्री कर दीजिए, इंडिविजुअल्स, इमांसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिलीजियस एंड फ्यूडल इंस्टीट्यूशंस। तो जो यहाँ पर फ्रांस के, ठीक है, मोनार्की को हमको खत्म करना है एंड जो फ्यूडल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सारा कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं इंडिविजुअल्स का। तो इनके उस ऑप्रेसिव रूल्स से, पॉलिसीज से भी हमको इंडिविजुअल को बचाना है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इमांसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल, इमांसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल। इमांसिपेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ एरिस्टोक्रेट्स और लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। इसके साथ में और क्या चीजें हम चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी टैक्सेस, हम न्यूमरस टैक्सेस जो हम पे कर रहे हैं वो टैक्सेस सारे कैंसिल किए जाएं, टैक्सेस टू बी कैंसिल्ड, ठीक है। इसी के साथ में और भी ढेर सारी डिमांड्स थी, जैसे कि सिटीजन्स टू बी फ्री एंड दे वर इन्वेस्टेड विद देयर राइट्स, यानी कि राइट्स इंश्योर कर देने हैं आपको, ठीक है, सिटीजन्स राइट्स, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर in individuals' domestic sphere. ठीक है, सो ये सारी हमारी डिमांड्स थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, और जिसके लिए हम लेके आते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? देन
सो इस तरह से स्टेट को जो है वो इंडिविजुअल की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इंडिविजुअल ऑटोनॉमस है। A separation was built between the public realm of the state and the private realm of the household. पब्लिक और प्राइवेट इन दोनों में हमको डिवीजन चाहिए, इन दोनों के अंदर हमको सेपरेशन चाहिए, ठीक है। एक हमारी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, एक हमारी पब्लिक लाइफ होती है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए एंड स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर देयर। New ideas about what was appropriate to the public and private spheres develop। और इसी के साथ में एक पर्सन की पब्लिक लाइफ में और एक पर्सन की प्राइवेट लाइफ में, दोनों में कौन कौन से आइडियाज जो हैं अप्रोप्रिएट होंगे, उन्हें भी हमने डेवलप किया कि आपके प्राइवेट स्फीयर के अंदर क्या चीजें आती हैं, आपके पब्लिक स्फीयर के अंदर क्या चीजें आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन एंड फैमिली बिकेम मोर प्राइवेट वाइल एजुकेशन बिकेम मोर पब्लिक, ठीक है। मेरा अपना रिलीजन, मेरी अपनी फैमिली, ये सब मेरे पर्सनल स्फीयर में आता है, ये मेरे प्राइवेट स्फीयर में आता है। वहीं मेरी एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग, मेरी हेल्थ, ये मेरा डेवलपमेंट, मेरी ग्रोथ, ये सारी चीजें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अल्टीमेटली ये पब्लिक स्फीयर के अंदर आ जाता है। एंड मोर ओवर द नेशन स्टेट इटसेल्फ वाज आल्सो रीडिफाइंड एज अ सोवरेन एंटिटी विद अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेशन स्टेट है उसको हमने रीडिफाइन किया एज अ सोवरेन एंटिटी, और जो पूरी जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। यानी कि अब जो हमारा मतलब जो फ्रांस है वो अब सोवरेन है। कोई भी फॉरेन पावर जो है वो हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकती है। कोई भी थर्ड पर्सन आके हमारे यहाँ रूल नहीं कर सकता, हमारे लिए प्लान्स पॉलिसीज नहीं बनाएगा। जो भी पीपल गवर्नमेंट चूज करेंगे वही गवर्नमेंट होगी, और वही गवर्नमेंट हमारे लिए जो है प्लान्स पॉलिसीज रूल्स लेके आएगी, और उसे ही हम मानेंगे। उसे हम इसलिए मानेंगे क्योंकि उस गवर्नमेंट को हमने चूज किया है, ठीक है। इसी के साथ में जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए ये फ्रांस है और सारी पावर कहीं इनके पास है, कहीं इनके पास है, कहीं कहीं पावर जो है बटी हुई है। अब ये पूरी पावर चली जाएगी एक गवर्नमेंट के हाथ में, पूरी पावर यहां पर आ गई, ठीक है। अब हम सभी जो हैं वो इसी गवर्नमेंट की जो पावर है उसी को मानेंगे, उसी अथॉरिटी को हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि वही हमारे लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी। द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बिकेम द वॉचवर्ड ऑफ द मॉडर्न स्टेट। और इस तरह से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके आइडियल्स, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये ही पूरे मॉडर्न स्टेट के आइडियल्स हो जाते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये 3 टर्म्स तो आपको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे ना वैसे आंखों में फोटो खींच लो इसकी, कि जो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, LEF, ठीक है। ये आपको बहुत 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 अच्छे से ध्यान में रखने हैं रिगार्डिंग दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या है, ये आइडियल्स है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जिसके लिए इतना सारा रिवॉल्यूशन हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। ये अल्टीमेटली किन चीज़ों के लिए था? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मैंने थोड़ा सा अपोजिट में लिख दिया है, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यहाँ पर आता है। क्या सारी हमारी डिमांड्स थी, वो सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ध्यान में रखना है। कोई भी पॉइंट आपसे स्किप नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? तो इन सारी चीज़ों से सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हो, क्योंकि यहाँ भी फोकस में कौन है? इंडिविजुअल है, कि आप उस इंडिविजुअल का ऑपरेशन नहीं करोगे। इंडिविजुअल की अपनी लाइफ है, उसे जीने दीजिए, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो, ठीक है। सोसाइटी इज नॉट अबाउट कि कोई यहाँ पर किसी का ऑपरेशन, मतलब किसी के साथ में एक्सप्लॉइटेशन करो। ऑपरेशन मतलब मैं आपसे ये वाला ऑपरेशन नहीं बोल रही हूँ जो डॉक्टर्स करते हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस ऑपरेशन, इट इज अबाउट दिस ऑपरेशन, जहां पर आप अपनी ऑपरेसिव पॉलिसीज लाके और किसी का शोषण कर रहे हैं, आप किसी के साथ में जो है मतलब उसको नीचा दिखा रहे हैं, इस तरह का ऑपरेशन, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों के लिए जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, एनलाइटनमेंट होता है, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी से कैसे कनेक्ट होती हैं वो सब हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ में। क्लियर है? यहाँ तक आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? आई होप सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जस्ट एक और चीज़ कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, ये सभी वीडियोज़ को देखने के लिए। इसके आगे जो हमारा एक और टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो आपको जस्ट गूगल पर जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही वो एंटर करोगे, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हुआ, इसको
स्क्रॉल किया, देखा यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइक एनटीएससी है, ओलंपियाड है, वन शॉट, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखोगे जैसे यहाँ पर आपको कोई भी क्लास है, कोई भी कोर्स स्टडी करना है, जस्ट उस पर क्लिक करो। जैसे क्लास 11th पे क्लिक किया, 11th में ये सारे सब्जेक्ट के वीडियोज आ गए, स्क्रॉल करोगे और भी सारे सब्जेक्ट के वीडियोज यहाँ पर आपको मिलेंगे और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे, यहाँ सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी